क्या एक रिपोर्टर चाहे तो किसी को कुछ भी सफाई दे सकता है? एक मीडिया वाला चाहे तो किसी को कुछ भी सफाई दे सकता है और बाकी जनता आपकी बातों को सुनती रहे? मैं जानता हूं मुख्यमंत्री किसी एक रिपोर्टर और एक चैनल से नहीं बनता है, बिहार की एक एक वोट और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बनता है। आप कह रहे हैं, वीडियो आप बना रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नहीं बनने देंगे, कहीं ना कहीं आपकी एक सोची समझी और पहले से प्रायोजित पत्रकारिता की एक कहीं ना कहीं झलक है। मैं मानता हूं कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बीजेपी के नेताओं के नेतृत्व में आए या फिर किसी भी त्रिशंकु यदि विधानसभा होता है उनके मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके नेतृत्व में आए 2025 में, या फिर अभी भी जो वर्तमान सरकार है वह बिहार के ऊपर रोजगार के ऊपर काम करेगी, तब जाकर बिहार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि द स्टार इंडिया सच दिखाने का काम करती है और खबर आपकी देश की, खबर आपके साथ। आज मैं बात करने वाला हूं कि तमिलनाडु की खबरें जिस तरीके से चल रही है और देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में कैसे बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है। एक खबरें कहीं ना कहीं कहा जाए तो ऑफिशियली रूप से देखा जाए और वहां की प्रशासन की सुना जाए तो कहीं ना कहीं फेक बताया जा रहा है। इस खबर को कहीं ना कहीं फेक तरीके से पेश किया जा रहा है। इस घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी कब शुरुआत होता है थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूं। तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे ही जो बिहार के डिप्टी सीएम है तमिलनाडु पहुंचते हैं और वहां के स्टालिन मुख्यमंत्री के बर्थडे पर विश करते हैं। उसके बाद में बिहारियों को पीटा जाने, बिहारियों को प्रताड़ना की खबरें लगातार तमिलनाडु से न्यूज़पेपरों, सोशल मीडिया पर, वह क्यों नहीं पुराना फोटो हो, पुराना वीडियो हो, वायरल होने लगा। इसके तह तक जाना कहीं ना कहीं पत्रकारिता का एक एम होना चाहिए, पत्रकारिता का एक लक्ष्य होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं जर्नलिज्म की जो सही परिभाषा है उसको हम स्थापित कर पाएंगे। लेकिन आज देखा जाए कि वैसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो कि इस पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के जे और पी भी नहीं जानते हैं, लेकिन माइक उठाकर बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर बिहार में भी उत्पन्न हो चुके हैं और लगातार खबरें तमिलनाडु के तरफ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सच है, बिहार के लोग भारत के प्रमुख महानगरों में अपने कामों के लिए जाते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए काम खोजते हैं। लेकिन एक कतई नहीं सच है कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा जैसे राष्ट्र में, जैसे इंडिया जैसे राष्ट्र में यदि हिंदी बोलने पर, जिसकी प्रखर भाषा हिंदी है, जिसकी ऑफिशियल भाषा हिंदी है, यदि हिंदी बोलने पर किसी को प्रताड़ित किया जाए, कहीं क्षेत्रीय प्रभाविता का एक कारण माना जाएगा और कहा जाएगा कि जो भारत, हम अखंड भारत की बात करते हैं, वो अखंड भारत धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि क्षेत्रीय बात की बात किया जा रहा है। लेकिन बात कहा जाए तो तमिलनाडु में की बात हो या फिर मुंबई की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, लगातार आप देखते हैं पिछले कई वर्षों से कि वहां पर बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सत्य है, लेकिन बिहार की क्रोनोलॉजी जो तमिलनाडु की बात है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। आखिर इस घटना को कहा जाए कि प्रशासन दमित कर रही है, दबा रही है, बिहार प्रशासन हो या तमिलनाडु प्रशासन, या फिर कहा जाए कि जानबूझकर इस घटना को उछाला जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये सच है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में रहते हैं, काम करते हैं और एक जो एवरेज प्राइस होना चाहिए एक वर्कर का, वो नहीं मिल पाता है। वो कम दाम पर भी काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी की ढांचा केवल बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। पूरे भारत के वो तमाम राज्य, वहां पर क्या युवा बेरोजगार नहीं है? इस बात को सोचना चाहिए। वहां पर युवा बेरोजगार है, यदि तमिलनाडु के लोग बेरोजगार हैं तभी तो यहाँ के लोग वहां जाते हैं और कम दाम पर, कम वेज पर कहीं ना कहीं नौकरी और वहां पर करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की काम करते हैं। तो फिर वहां के तमिलनाडु वाले लोग बोलते हैं कि हमें कम दाम पर इन्हीं लोग के चलते काम करना पड़ता है, इसलिए वह फिर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये तो बेरोजगारी की ढांचा देखा जाए तो सभी जगह एक समान है।
लेकिन जिस तरीके से बिहार की इस मजदूर की जो घटना है, जो फेक न्यूज बताया जा रहा है, जो ऑफिशियल रूप से जिसको बिहार सरकार अभी एक टीम गठित की हुई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आएगी और बताया जाएगा कि आखिर क्या हुआ। वैसे देखा जाए तो जांच रिपोर्ट तमाम सरकारें की जो भी पीछे रहा है कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में भी रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि बिहार की घटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इस पर सच्ची कड़ी रूप से कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार कराने का कोशिश करेंगे। अब मैं बताता हूं कि हमारे बिहार के एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं, जो कि लगातार इस खबर को कहीं ना कहीं अपडेट कर रहे हैं। यदि देखा जाए उनके तमाम वीडियो में, तो जिस तरीके से इस खबर को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है उनको टारगेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कतई एक पत्रकारिता का माध्यम नहीं होता है। यदि अभी देखा जाए तो बिहार में गृह मंत्रालय है जो नीतीश कुमार जी के पास में है, और देखा जाए बिहार राज्य की बात किया जाए तो बिहार राज्य 18 वर्षों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हाथों में है। और यदि नीतीश कुमार जी इस बात को समझे और इस बात को जाने तो कहीं ना कहीं बिहारियों को रोजगार देने में वो पीछे नहीं हटते। और उसके साथ में सहयोगी रूप से देखा जाए तो बहुत लंबे समय से बीजेपी बिहार में रही है, और बीजेपी बिहार में रहने के बाद क्या रोजगार पर काम की है। आज यदि मनीष कश्यप प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा के पास जाते हैं और पूछते हैं आखिर तमिलनाडु वाले घटना पर क्या कहा जाए, तो कहते हैं कि देखिए 18 वर्ष बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे नीतीश कुमार जी, लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। उस 18 वर्ष में बीजेपी कितने साल नीतीश कुमार जी के साथ रही, इस बात को भी उनको कहीं ना कहीं गिना देना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने रोजगार की ढांचा को बता देना चाहिए। जिस तरीके से 2020 में विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, क्या प्रतिपक्ष के नेता माननीय हमारे विजय सिन्हा जी जो कि उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, क्या उन्होंने 19 लाख के बदले में 10 लाख भी 2.5 वर्षों में रोजगार देने का काम किए? जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस बात को कहे थे बिहार विधानसभा में कि एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देंगे, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख एक्स्ट्रा देकर 20 लाख अर्थात रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। लेकिन क्या बजट में सभी को मिला? कुछ कहीं नहीं मिला है। मैं तमाम इस बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता इस बात को जानती है कि हमारे साथ सरकार क्या गेम खेलती है, क्या खेल खेलती है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं चुप रहती है, क्योंकि जनता को यहां तक भी मालूम नहीं होता है कि हम लोकसभा का वोट 2019 में किए थे या फिर 2020 में किए थे। बात यहां पर नहीं है, बात यहां पर है कि मनीष कश्यप जिस तरीके से तमिलनाडु की खबरें को लेकर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं कि 9वीं फेल जब बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो और बदलाव क्या हो सकता है। हमारे इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में, हमारा इस संवैधानिक राष्ट्र में जिसका एक बहुत बड़ा संविधान है, जो कि एक स्वच्छ है, जिसको एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, उस यदि संविधान को आप कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आप पत्रकारिता की ओर बढ़ रहे हैं। पत्रकारिता में शालीनता, शांति का कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता है। हम समाज का एक कहा जाए तो संदेश वाहक होते हैं। हम समाज से खबरें को उठाकर सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। हम बीच की कड़ी होते हैं। हमें तो सरकार को सुरक्षा भी देनी चाहिए, ताकि जो दिन प्रतिदिन हमें कॉल से आते हैं, मैसेज आते रहते हैं, धमकियां मिलती है, उससे हम कम से कम सुरक्षित रह पाए, तभी तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और यदि सरकार चाहे तो पत्रकारों को सुरक्षा देकर अपनी योजनाओं को कहीं ना कहीं खंगालने का कोशिश करवाए कि क्या हमारा जो नल जल योजना था उस सही रूप से लागू हुआ या नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को यदि सरकार पत्रकारों को छूट दे दे, वो उनकी कमियां को दिखाए और उस पर सरकार काम करे, तो कहीं ना कहीं विकसित हमारा राज्य हो सकता है। लेकिन आज की पत्रकारिता उस प्रकार से की जाती है कि हम एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं कि हम आखिर किस ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। हम बीजेपी की ओर झुकाव कर रहे हैं, आरजेडी की ओर झुकाव कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर झुकाव कर रहे हैं, जो कि पत्रकारिता का परिभाषा में ही कहा जाता है कि सत्ता के विपक्ष में बैठना ही पत्रकारिता है। सत्ता जो काम कर रही है उसके विपक्ष में बैठकर उसका अवलोकन करना, उसका रिव्यू देना ही एक पत्रकारिता का काम होता है। तब जाकर असल पत्रकारिता वही कही जाएगी। लेकिन मनीष कश्यप जी जिस तरीके से केवल तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं। पहले वो वीडियो देखे जिस वीडियो में वो चैलेंज कर रहे हैं। वो चैलेंज ये कर रहे हैं कि 2025 में जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो उनका सपना है, उस सपना को सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पूरा नहीं होने देंगे। क्या यह सच है कि बिहार की जनता मनीष कश्यप के इशारे पर वोट करेगी?
क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार बिहार की जनता की है, बिहार की 14 करोड़ जनता की है। और ये सच है कि बिहार में आरजेडी भी 15 वर्ष वर्क किया, उसके बाद में नीतीश कुमार जी 18 वर्ष वर्क किए, लेकिन रोजगार पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करने के बाद जब लालू यादव की सरकार थी यहाँ पर, तो उस समय सोशल जस्टिस की बात चल रही थी, सामाजिक न्याय की बात चल रही थी। आज सामाजिक न्याय सबको मिल गया है, तो फिर रोजगार की बात होनी चाहिए। जब नीतीश कुमार कहते हैं यहाँ पर रिवर्स नहीं है, यहाँ पर कैनल नहीं है, तो यहाँ पर रोजगार क्रिएट नहीं हो सकते। जब बीजेपी के साथ थे और आज वही बीजेपी बोल रहे हैं कि उन्होंने 18 वर्ष में कितना रोजगार दिया, अर्थात खेला केवल आपके वोट के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप का यह कहीं अधिकार नहीं है कि केवल एक नेता को वह टारगेट करे। बिहार का अभी नेतृत्व कहा जाए तो नीतीश कुमार के हाथों में है, और नीतीश कुमार के हाथों में जब नेतृत्व है तो मनीष कश्यप का यह अधिकार होता है कि वो नीतीश कुमार को टारगेट करे, नीतीश कुमार के ऊपर बोले। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कौन डिपार्टमेंट है आप जानते हैं, उन डिपार्टमेंट में क्या होता है आप सभी समझ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर डिपार्टमेंट की नहीं, जब बात यहाँ पर बिहार की बात आती है तो वह तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, वह क्यों नहीं चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग को एक साथ मिलकर बिहारियों के साथ में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन आप केवल एक पहले से प्रायोजित पत्रकारिता करेंगे और आगे केवल तेजस्वी यादव को टारगेट करेंगे। आपके ऊपर क्या एफआईआर कराने वाला तेजस्वी यादव है? क्या वो जाकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंप्लेन किए हैं? क्या प्रशासन उनके हाथों में है? क्या उनके कहने पर आपके ऊपर केस एफआईआर किया गया है? ये कहीं नहीं हो सकता है। और हमारा संविधान में यह कहा गया है कि वह अनपढ़ हो, वह रिक्शा चालक हो, वह एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हो। वैसे बहुत सारे हमारे इस संविधान की बात कर लिया जाए, हमारे इस इतिहास की बात कर लिया जाए, वर्तमान इतिहास की बात कर लिया जाए, तो वैसे बहुत सारे हमारे देश के लोग हुए जो कि बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हुए बिना पढ़े लिखे। और हमारा संविधान यह अधिकार देता है, इसीलिए हमारे संविधान में तो यह अधिकार है कि आप भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आप यदि राजनेता बनना चाहते हैं तो राजनेता बनकर अपनी अधिकार की मांगे कर सकते हैं। यह हमारा संविधान राइट देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह राइट देता है कि आप अपने लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आप क्यों नहीं अनपढ़ हो, रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, या कोई भी हो, आप क्यों नहीं कलेक्टर हो, आप जस्टिस हो, यदि आप अपने पदों को वहां पर सुशोभित कर रहे हैं, उसके बाद में आप यदि रिटायरमेंट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये हमें संविधान अधिकार देता है। लेकिन आप कहां से बोल दे रहे हैं कि 9वीं फेल आकर उप मुख्यमंत्री बन गया, 9वीं फेल आकर मुख्यमंत्री बनने का कोशिश कर रहा है। एक कहीं आपकी भाषा मर्यादित नहीं लग रही? आपके तमाम वीडियो देखने के बाद यह पता चलता है कि आप प्रत्येक वीडियो में कहते हैं कि रेल देंगे, ठेल देंगे, हरामखोर। ये शब्द हमारे पत्रकारिता में नहीं सिखाई जाती है। और आज जिस तरीके से पत्रकारिता विदाउट पेन, विदाउट कलम उठाए और माइक लेकर बोल देना पत्रकारिता की एक परिभाषा हो गया है, तो वह गलत तरीका है। हम सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाते हैं वह धड़ल्ले से वायरल होता है। सोशल मीडिया पर भी सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं एक रूल एंड रेगुलेशन रहे, कि एक अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन ताकि यूट्यूबर दे सके। आज इंफॉर्मेशन के नाम पर आप देख रहे हैं किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इंफॉर्मेशन वाला चैनल है और उस पर किस तरीके से मजाकिया तरीके से किया जाता है। कोई आता है बोलता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, ओ महिला यूपीएससी एस्पिरेंट है, देखिए रशियन उसको यहाँ बैठाया। क्या ऐसा होता है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में? क्या ऐसा होता है कि आईएएस एस्पिरेंट के अंदर के रूम में रशियन गर्ल को दिखाया जाता है, उनके साथ में रासलीला के जैसी वीडियो पेश किया जाता है ताकि व्यूज आए और पैसा कमाए और हम फिर से एक वीडियो बनाना शुरू कर दें? तो इस प्रकार की पत्रकारिता जो की जा रही है हमारे देश और हमारे राज्य के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है, डेंजरस हो सकता है। इस प्रकार की पत्रकारिता से हमारा राष्ट्र और हमारा राज्य का विकास नहीं होगा। जिस तरीके से G20 हो रहा है, G20 का आज नेतृत्व कहा जाए तो इस 21वीं सदी में कहीं ना कहीं भारत कर रहा है। और इस 21वीं सदी की बात कर लिया जाए तो जब भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, तो आप जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं बिहार को दिया जाए। और बिहार राज्य में यदि उस G20 सम्मेलन को रखा जाएगा तो बिहार के यहाँ पर रोजगार क्रिएट हुआ होता, लोग यहाँ पर कुछ दिन उसे G20 सम्मेलन में शामिल होकर उसके किनारे अपने ठेले लगाकर कुछ ना कुछ कमा लिए होते। लेकिन इस पर काम कोई सरकार करने वाली नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन यदि तमिलनाडु जैसे फेक न्यूजों को यदि बराबर दिखाया जाता है, बराबर सुनाया जाता है, तो आप कहने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वह फेक न्यूज नहीं है, वह सही न्यूज है, और आप बराबर तेजस्वी यादव को टारगेट करने लगते हैं। ये सच है
आप बराबर कहते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर सरकार बनती है, यह कतई इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। यह सत्य है कि बिहार में जातीय आधारित सरकार रहती है और हमेशा से रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह जी, उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री बने जो कि बिहार में उद्योग की जाल बिछा दिए थे, जो बिहार में प्रथम सामाजिक न्याय की बात किए थे, भूमिहार जाति से आते हुए भी कहीं ना कहीं अपने जमीन को बंटवाने का बात किए थे, अपने ही समाज में वो विरोध में खड़े हो गए थे। तो एक मुख्यमंत्री का यही होता है पहचान कि मुख्यमंत्री किसी एक जाति और किसी एक वर्ग और किसी विशेष का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे जनता का होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से और वर्तमान परिवेश के हिसाब से यदि काम करे तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य विकसित हो जाए। लेकिन हम पत्रकारिता जिस तरीके से आज करने लगे हैं, जिस तरीके से यूट्यूब उठा ले रहे हैं, एक ईमेल आईडी पर यूट्यूब बनाने के बाद जिस तरीके से पत्रकारिता को पेश कर रहे हैं, यह गलत तरीका है। व्यूज आ जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन पत्रकारिता की जो परिभाषा है, जो पत्रकारिता का डिफिनीशंस और कहा जाए कि डायमीटर्स है और जो रेडियस है पत्रकारिता का, वो कहीं ना कहीं धराशाही हो जाएगा, वो धराशाही हो जाएगा पत्रकारिता का पैरामीटर्स। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप वीडियो में बराबर कहते आ रहे हो कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप गलत तरीके से इसको बात को कह रहे हैं, क्योंकि आप एक कहीं नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप कोई न सर्वे किए, आप न कोई कुछ किए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको हम नहीं बनने देंगे। आखिर कौन सा बात है कि आप नहीं बनने देंगे? क्या बिहार की 14 करोड़ जनता आप पर आस लगा के बैठी हुई? क्या एक रिपोर्टर चाहे तो किसी को कुछ भी सफाई दे सकता है, एक मीडिया वाला चाहे तो किसी को कुछ भी सफाई दे सकता है और बाकी जनता आपकी बातों को सुनती रहे? मैं जानता हूं कि आपको इस वीडियो को बनाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी कमेंट आते होंगे, आपके लाइक बढ़ते होंगे, आप रेवेन्यू अच्छा क्रिएट कर लेते होंगे, लेकिन पत्रकारिता का जो पैरामीटर है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक रिपोर्टर और एक चैनल से नहीं बनता है, बिहार की एक एक वोट और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बनता है। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार की जनता की आस किसी न किसी अपने एक चहेते से लगी होती है और बिहार की जनता जिसको मैंडेट दे वह मुख्यमंत्री बन सकता है, इसको आप कभी नहीं ला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर पर आप कह रहे हैं, वीडियो आप बना रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नहीं बनने देंगे, कहीं ना कहीं आपकी एक सोची समझी और पहले से प्रायोजित पत्रकारिता की एक कहीं ना कहीं झलक है। मैं मानता हूं कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करे। कोविड काल में जिस तरीके से ट्रेन का ट्रैक पकड़ के लोग अपने बिहार की ओर प्रवास किए, आज वही बिहार के लोग फिर यहां से बिहार से अलग महानगरों में प्रवास की ओर जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार इस पर काम करे। वह सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बीजेपी के नेताओं के नेतृत्व में आए, या फिर किसी भी त्रिशंकु यदि विधानसभा होता है उनके मुख्यमंत्री बनते उनके नेतृत्व में आए 2025 में, या फिर अभी भी जो वर्तमान सरकार है वह बिहार के ऊपर रोजगार के ऊपर काम करेगी, तब जाकर बिहार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि लाखों में लोग यहाँ पर प्रत्येक साल 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद में वह नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं और सरकार हमें नौकरी के रूप में के लॉलीपॉप देती है, 20 लाख 10 लाख। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें एक अच्छे रोजगार और एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छे न्याय की व्यवस्था यदि हो जाए तो हमें किसी की नौकरी और किसी की रोजगार के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हम गूगल, ट्विटर जैसे सीईओ बन सकते हैं, जैसे संस्थाओं का सीईओ हो सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि नौकरी देते हैं केवल युवाओं को भ्रामक के लिए, नौकरी लग जाएगा, गांव में समाज में आपका थोड़ा सा ओहदा बढ़ जाएगा, लेकिन समाज धीरे से अंदर अंदर से खोखला होता जाएगा। जब तक प्रत्येक बिहारी इस बात को नहीं ठान लेंगे कि हम खुद का क्रिएटर बनेंगे, रेवेन्यू जनरेटर बनेंगे, तब तक न तो बिहार का बड़ा बजट आएगा और न तो बिहार में विकास दिखाई देगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर रोजगार की काम करने की जरूरत है। और बिहार में उन तमाम यूट्यूबर्स जो कि किसी भी न्यूज को, आरती छोटू न्यूज, उसके बाद में तमाम न्यूजें हैं, कटिहार में 7 यादव की हत्या हो गई, उस पर अच्छे अच्छे यूट्यूबर नहीं बोल पाए, आखिर क्यों? छपरा में हुआ घटना, उस पर यूट्यूबर नहीं बोल पाए, आखिर क्यों? और कोई बोलता भी है तो उस पर सरकार एफआईआर कर देती है। सरकार को कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के बाद एफआईआर करने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारों की
जीवन काल में यही होता है कि उनके ऊपर एफआईआर बहुत दर्ज हो जाते हैं। जब वो सच बोलेंगे तो एफआईआर होगा ही होगा। वह क्यों नहीं रवीश कुमार हो, सुधीर चौधरी हो, संदीप चौधरी हो, तमाम पत्रकार हो, वह कोई ऐसा पत्रकार एक नहीं हुआ जो कि एफआईआर से छूटा न हो। इसलिए एफआईआर से पत्रकारों को डरने की जरूरत नहीं है। और सरकार को रूल एंड रेगुलेशन लाकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है, उस पर जो मजाकिया तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाए, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। तब जाकर बिहार का विकास होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री चाहे तो बिहार में रोजगार क्रिएशन करे, रोजगार क्रिएट करे, और तब जाकर बिहार में जिस तरीके से तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ में लोग जाते हैं, वहां नहीं जाएंगे और बिहार में ही रहेंगे। और बिहार में एक वेल विकास होगा, एक अच्छा विकास होगा, और बिहार कहीं ना कहीं भारत के विकसित राज्य बन पाएगा। तब जाकर बिहार में विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप जी बराबर इस बात को कहते हुए, जिस तरीके से बराबर कहते हुए आ रहे हैं सन ऑफ बिहार की तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को मात्र उप मुख्यमंत्री बने हुए 7-8 महीने हुए भाई। इसको आप बराबर क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप नीतीश कुमार जी को टारगेट कीजिए, उनके प्रशासन को टारगेट कीजिए, बीजेपी को टारगेट कीजिए, क्योंकि वो 18 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए थे। आज मात्र 6-8 महीना इधर हुआ, उसके बाद में 2.5 साल उधर हुआ। 18 साल के कार्यकाल में मात्र देखा जाए तो 3 साल कार्यकाल आरजेडी के साथ में रहा है। 3 साल कार्यकाल आरजेडी के साथ में रहा है। गवर्नमेंट को समझने में इतना टाइम लग जाएगा, उतना पोर्टफोलियो बढ़ने में लग जाएगा टाइम। मंत्रियों को आवास देने के बाद में उनके आवास पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश करने में इतना टाइम लग जाएगा, और आप उनके बाद में उनके दौरे अपने क्षेत्र में घूमने में इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद में बजट सत्र है, इस पर निकल जाएगा। तो आप किस पर बात कर रहे हैं? आखिर फैक्ट क्या है इस पर? तो इसलिए आप बिहार की केवल एक राजनेता को टारगेट मत कीजिए, केवल एक राजनेता को टारगेट मत कीजिए, तेजस्वी यादव को ही टारगेट मत कीजिए कि 9वीं फेल है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, 9वीं फेल हो, वह अनपढ़ हो, कोई भी हो, यदि उसमें लीडरशिप करने की क्षमता है और वह नेतृत्व अच्छा कर सकता है तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास केवल एक मुख्यमंत्री इकलौता नहीं, उसके पास एक टीम होती है, एक कमेटी होती है, अस्थायी कमेटी, अस्थायी कमेटी, ताकि उनकी कार्यकाल को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। और आप जानते हैं कि आज के इस राज्य में देखा जाए तो अफसरशाही हो गया है, और देखा जाए तो यदि एक अच्छे राजनेता की उत्पत्ति यहां से नहीं होगी तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आप केवल एक नेता को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पत्रकारिता की जा रही है। इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं संजोने की जरूरत है, और बिहार वासियों को कहीं ना कहीं रोजगार देने की जरूरत है। तब जाकर बिहार एक अच्छा कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएटर बन पाएगा। ऐसा ही खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्टार इंडिया। मिलेंगे अगले बार ऐसा ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।